कि हम जब रन कर रहे थे, हमने पूरा सेटअप बना लिया था। सबसे पहले हमने मॉडल बनाया, फिर रिपोजिटरी बनाई, रिपोजिटरी में पहले इंटरफेस बनाया, फिर क्लास बना के सारे मेथड लिख दिए। मेथड लिखने के बाद हम कंट्रोलर में गए, कंट्रोलर में रिपोजिटरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बना के इंडेक्स वाले मेथड में हमने कॉल कर दिया था क्या बोलते हैं, रिपोजिटरी का मेथड, जो कि सारी लिस्ट लेके आ रहा था। और जैसे ही वो कॉल कर दिया हमने, तो फिर हमारा उसको पास कर दिया हमने व्यू में, और व्यू को हमने क्रिएट किया, और इस तरह का यूआई आपको दिख गया। आज हमारा क्या काम है कि जब हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करें, तो एक नया पेज खुले। क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे, अभी देखो क्लिक कर रहे हैं तो एरर आ रही है। क्यों? क्योंकि अभी क्रिएट न्यू के लिए कोई पेज हमने बनाया ही नहीं। देखो, एम्प्लॉय इंडेक्स, क्रिएट न्यू में एरर आ रही है क्योंकि क्रिएट नाम का कोई व्यू बनाया ही नहीं हमने। चलो, बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत आ रही है इस बात में? कि देखो, एम्प्लॉय इंडेक्स नाम का व्यू बना हुआ है। अगर लास्ट क्लास आपको याद हो, तो एम्प्लॉय के अंदर इंडेक्स नाम का व्यू बना दिया था हमने, ऑटोमेटिकली बना दिया था। अब हम बना रहे हैं क्रिएट न्यू वाला। तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय के अंदर क्रिएट नाम का व्यू से मिल नहीं रहा, इसलिए वो एरर दे दे रहा है। और बात सही है, क्योंकि हमने अभी क्रिएट नाम का व्यू बनाया ही नहीं। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है। ठीक है। अगर ये बात क्लियर है, तो हम चलेंगे अपना बनाने। कौन सा क्या बनाएंगे? व्यू बनाएंगे। पहले रोक देते हैं इसे। अब देखो, इंडेक्स के लिए तो एक ही मेथड था, यहां पे आपको दिख रहा होगा। अब ऐसे ही क्रिएट के लिए मेथड है। आते हैं यहाँ पे, ये डिटेल्स वाला है, इसको बाद में यूज करेंगे। क्रिएट के लिए देखो दो मेथड है, एक ये गेट वाला मेथड है, और एक ये पोस्ट वाला मेथड है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब पहली बार क्रिएट हम कॉल करते हैं, तो खाली एक वेब फॉर्म खुलेगा, एक फॉर्म खुलेगा, उसमें सारी फील्ड आ जाएंगी कि भाई नाम क्या है, आईडी क्या है, ये सब फिल करो। और जब आप फिल करके सेव पे बटन दबाओगे, तो वो पोस्ट होगा। पोस्ट का मतलब आप डाटा पोस्ट कर रहे हो, और गेट का मतलब कि पहली बार खाली आप वेब फॉर्म ले रहे हो। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अभी करके दिखाता हूं। देखो, मेथड तो कॉल हो रहा है। तो नीचे लेके आते हैं। देखो, देखो अभी दिखाता हूं, डिबगर लगा दिया, तो मेथड तो कॉल हो रहा था हमारा। मेथड कॉल होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैं क्रिएट नहीं करूंगा, मेथड तो कॉल हो रहा है, लेकिन मेथड क्या कर रहा है? रिटर्न व्यू करेगा। और अभी तो भाई हमारे पास कोई व्यू है ही नहीं, है ही नहीं, तो वो एरर दे दे रहा है कि भाई क्या क्रिएट करूं जब कोई व्यू ही नहीं है। तो आपको क्या करना है? एक व्यू बना देना है, ऐड व्यू कर देना है। यहां पे रेजर व्यू ऐड करोगे, क्रिएट एम्प्टी बनाना है। तो आंसर है नहीं भाई, एम्प्टी तो नहीं बनाना, क्रिएट वाला बनाना है। मॉडल क्लास कौन सी है आपकी? एम्प्लॉय मॉडल क्लास है। अब ऐड पे क्लिक करोगे, तो आपका व्यू अपने आप ऐड हो जाएगा। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए मेरे में इंस्टॉलिंग नहीं बोल रहा, मेरे में कह रहा है स्कैप फोल्डिंग, मतलब ऑलरेडी बनाना शुरू कर रहा है वो कोड। आपके में इंस्टॉलिंग बोल रहा था, क्योंकि आपके में वो न्यूगेट पैकेज इंस्टॉल नहीं है। तो जैसे स्टेप बताए थे, उस स्टेप से आप इंस्टॉल कर लोगे। कोड बन गया मेरा। आप चलो रन करके देखते हैं। अब तो देखो भाई, चेक कर लो, व्यू के अंदर एम्प्लॉय नाम का फोल्डर, क्योंकि एम्प्लॉय नाम का कंट्रोलर है तो सेम नाम का फोल्डर बनता है। उसके अंदर इंडेक्स, अब क्रिएट भी आ गया। क्रिएट का अगर कोड देखें, तो ये तो मॉडल है हमारा एम्प्लॉय वाला। नाम क्या है इसका? क्रिएट। एक H1 मतलब हेडिंग है ये क्रिएट। H4 ये भी एक हेडिंग है, यहाँ पे एम्प्लॉय लिखा होगा। बाकी एक ये एचटीएमएल कोड है, कोई ऐसा खतरनाक कोड नहीं है। बाकी फॉर्म में अलग अलग तरीके के फॉर्म बने हैं। पहले आईडी के लिए कुछ बनाया होगा, एक चीज नेम के लिए बना होगा, मतलब टेक्स्ट बॉक्स बने होंगे, सैलरी बनी होगी, सिटी बनी होगी, और लास्ट में क्या बना होगा? सबमिट नाम का बटन बना होगा।
चेक करते हैं कि ऐसा ही आ रहा है कुछ क्रिएट करने पे या नहीं आ रहा। सिंपल अपने एम्प्लॉय इंडेक्स पे जाएंगे, क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे, क्रिएट वाला कोड गया, इस बार उसे व्यू मिल जाएगा। तो उसने देखो आईडी, नेम, सैलरी, सिटी और क्रिएट नाम का बटन बना दिया। बना दिया या नहीं बना दिया? बोलो बोलो बोलो। यस। अब एंट्री डालेंगे, ये था गेट मेथड। अब जब एंट्री डाल देंगे, देखो क्रिएट और एडिट, क्रिएट और एडिट ऐसी चीज है कि पहले वो एक फॉर्म खोलेगा, उसमें आप क्रिएट करोगे, फिर जब बटन दबाओगे तो डाटा पोस्ट होगा सर्वर पे। तो इसलिए क्रिएट और एडिट के लिए दो मेथड बनेंगे, एक गेट वाला, ये जो पहला मेथड है ये गेट है, ये खाली पेज को लेके आएगा, सिंपल इस पेज को लेके आएगा। अब जब आप एंट्री डालोगे, कोई भी नाम डाल दो, कुछ भी डाल दो, वैल्यू, तो ये भी कुछ भी डाल दो। अब देखो, अब जब मैं क्रिएट क्लिक करूंगा तो इस बार ये वाला कॉल नहीं होगा, इस बार पोस्ट वाला होगा। क्यों? क्योंकि अब मैंने डाटा डाल के अब मैं उसे भेज रहा हूं। कहां भेज रहा हूं? सर्वर पे। तो ये देखो इस बार पोस्ट वाला कॉल हुआ। तो ये बात समझनी है कि भाई लिस्ट में तो एक ही पेज था, एक ही मेथड था। क्यों? क्योंकि उसे खाली लिस्ट दिखाना था। लेकिन क्रिएट में पहले एक पेज खुलेगा जिसमें सारी डिटेल होंगी, आप फिल करोगे और जब एंटर करोगे, क्रिएट करोगे, तो ये पोस्ट वाला मेथड कॉल होगा। तो क्रिएट में दो मेथड होंगे, एडिट में भी इसी तरह से दो मेथड मिलेंगे, बाकी सब में एक मेथड मिलता है। क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है। अब देखो क्रिएट में मेथड मिल गया। अब कलेक्शन में देखोगे, इसे ओपन करते हैं तो ये देखो 5 काउंट आ गया। रिजल्ट में देखते हैं तो देखो आईडी की वैल्यू आ गई, नेम की आ गई, सैलरी की, सिटी की, ये सारी वैल्यू ऑलरेडी आ गई। तो एमवीसी क्या करता है, ऑटोमेटिकली इसमें बाइंड कर देता है उन वैल्यू को जो आप स्क्रीन से भेज रहे हो, इसको ऑटोमेटिकली बाइंड कर देगा। हमें नहीं करना कुछ, ऑटोमेटिकली इस कलेक्शन में बाइंड कर देगा। लेकिन अभी कुछ होगा नहीं, अभी तो क्या करेगा, कुछ हमने कोड लिखा ही नहीं। क्रिएट करने वाला कोड कहां कॉल किया है? रिपोजिटरी में हमने एक क्रिएट करने वाला कोड लिखा था पर उसे कॉल नहीं किया। तो अभी तो ये सीधा रिडायरेक्ट कर देगा इंडेक्स वाले पेज पे। देखो लिखा है रिडायरेक्ट टू एक्शन इंडेक्स। तो अभी ये सीधा इंडेक्स वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। रन करोगे तो ये हो गया, कुछ हमें बना ही नहीं हमारा। क्यों नहीं बना? क्योंकि हमने कोड ही नहीं लिखा। तो चलो अब कोड लिखना शुरू करते हैं, क्रिएट वाला। सबसे पहले ये करेंगे कि एमवीसी ने तो ये बाय डिफॉल्ट आई फॉर्म कलेक्शन दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि एमवीसी को नहीं पता ना तुम्हारा मॉडल क्या है। तो इसलिए जब एमवीसी ने मेथड बनाया तो ये दे दिया। बट एक्चुअली में आपको यहां पे अपने मॉडल का नाम लिख देना है। हमारे मॉडल का नाम है एम्प्लॉय। क्यों लिखना है मॉडल का नाम? क्योंकि भाई सारी प्रॉपर्टी जो आप आगे वैल्यू डालोगे वो आपके मॉडल की ही तो बात होगी। आप आईडी की वैल्यू डाल रहे हो, नेम की, सैलरी की, सिटी की। तो बेसिकली में आप एक मॉडल की ही सारी वैल्यू फिल कर रहे हो। तो इसीलिए एम्प्लॉय कंट्रोलर में आपको आई फॉर्म कलेक्शन की जगह एम्प्लॉय लिख देना है। तो एमवीसी ने आई फॉर्म कलेक्शन क्यों लिखा था? क्योंकि जब आपने ये कंट्रोलर बनाया था तो एमवीसी को पता नहीं था कि मॉडल क्लास कौन सी है। आपने कहीं पूछा तो देखो कंट्रोलर कैसे बनाते हैं, ऐड करते हैं, कंट्रोलर बनाते हैं। हमने ये करके ये सेलेक्ट किया, ऐड किया और कोई नाम वाम दे दिया। इस एमवीसी को अभी कहीं पता बताया थोड़ा ना हमने हमारा मॉडल कौन सा है। जब उसे मॉडल का पता ही नहीं तो वो क्या करता है, बाय डिफॉल्ट एक जेनरिक कलेक्शन दे देता है। आई फॉर्म कलेक्शन क्या है, एक जेनरिक है, उसके अंदर किसी भी मॉडल की वैल्यू आ जाती है। हमें क्योंकि अब हमें पता है कि भाई हमारा ये मॉडल एम्प्लॉय है, तो मैंने आई फॉर्म कलेक्शन हटा के एम्प्लॉय लिख दिया। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? शैलजा आप बताओ। यस सर। ठीक है, जहां पे डाउट हो पूछ लेना, घबराना नहीं है। अब हम करेंगे कॉल, क्रिएट वाला मेथड। कहां से कॉल करेंगे? आपको याद होगा हमने ऑब्जेक्ट बना लिया था यहाँ पे।
तो इसी ऑब्जेक्ट के रिपोजिटरी मेथड में क्या करना है, आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट एम्प्लॉय, क्या नाम लिखा था हमने, क्या हमने क्रिएट एम्प्लॉय नाम का मेथड बनाया ही नहीं, हमने शायद क्रिएट एम्प्लॉय नाम का मेथड बनाया नहीं, तो चलो बना लेते हैं। रिपोजिटरी चेक करते हैं क्या मेथड बना है क्रिएट एम्प्लॉय या नहीं। गेट बना है, गेट एम्प्लॉय बाय आईडी बना है, अपडेट बना है और डिलीट बना है। तो भाई एक क्रिएट भी तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में बनाना भूल गए थे, तो बना लेते हैं क्रिएट एम्प्लॉय। और ये क्या पास करेगा, इसके अंदर जो भी एम्प्लॉय होगा उसे पास कर देगा एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट। कुछ अलग नहीं है, जैसे अपडेट में एम्प्लॉय पास करता है वैसे ही क्रिएट में भी पास कर देता है। अब इंटरफेस बना है तो आपको क्लास में भी इसकी बॉडी देनी पड़ेगी, वरना ये एरर देगा, क्योंकि इंटरफेस के हर मेथड को क्लास में बॉडी देना मैंडेटरी होता है। ये जब इंटरफेस पढ़ाया था तो बताया था मैंने। अब बन गया। अब इसमें क्या करना है, हमारा डाटाबेस में ऐड कर देना है। ऐड कैसे करते हैं, ऐसे ही तो करते हैं जैसे यहाँ पे किया है। तो हम क्या करेंगे, डॉट ऐड करेंगे और जो भी एम्प्लॉय आएगा इसे ऐड कर देंगे। अच्छा ये कह रहा है रिटर्न एम्प्लॉय भी करो, पर क्रिएट में हमें कुछ रिटर्न कराना नहीं है, तो वॉइड कर देते हैं इसे। और आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी में भी जाके इसे वॉइड कर देते हैं, क्योंकि क्रिएट करते वक्त तो बनाना है ना, कुछ रिटर्न थोड़ा ना कराना है कि स्क्रीन पे कुछ हमें दिखे, इसलिए वॉइड कर देते हैं। वॉइड कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया कि इस लिस्ट में जो कि ऑलरेडी हमारी लिस्ट बनी हुई थी, जो भी आप एम्प्लॉय पास करोगे उसको भी ऐड कर देगा। क्या ये क्रिएट एम्प्लॉय नाम का मेथड समझ में आ रहा है कि ऐसे क्यों बनाया है और यस इस वाली क्लियर है। लिस्ट में क्यों ऐड किया है? बताओ, कोई बताओ, क्लियर है। अभिनव आप बताओ। क्लियर है, क्योंकि रिपोजिटरी में भी वो सेम ही रखना पड़ेगा ऐसे से। करेक्ट, क्योंकि वो रिपोजिटरी में सेव रखना पड़ेगा और सारा ऑपरेशन जो हम कर रहे हैं वो इसी लिस्ट के ऊपर ही तो कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम डाटाबेस का नहीं कर रहे, हमने इस लिस्ट को ही एज अ डाटाबेस यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए इसी लिस्ट के अंदर ऐड हो रहा है, चेक चेक कर लो, लास्ट क्लास में भी इसी लिस्ट के अंदर से रिमूव किया था, इसी लिस्ट के अंदर सारा काम कर रहे हैं, क्योंकि ये लिस्ट ही अभी हमारा डाटाबेस है। ठीक है, कर दिया, तो अब तो कोई बात ही नहीं बची। आप क्रिएट एम्प्लॉय कॉल करो और जो भी आपका कलेक्शन है, क्योंकि इसके अंदर एम्प्लॉय ऑलरेडी बाइंड हो चुकी होगी वैल्यू, उसको पास कर दोगे, वो ऐड कर देगा और डाटा आपके सामने आ जाएगा। खेल खत्म, पैसा हजम। क्लियर है, कोई डाउट? अब चलो इसे करके भी देखते हैं कि जो मैं बोल, चलो ये बार बार ऐसे आ रहा है, तो एक काम करते हैं हम, क्योंकि होशियार लोग हैं, तो बार बार कॉल करने की जगह सीधा प्रोग्राम डॉट सी एस में इसे ही चेंज कर देते हैं कि बाय डिफॉल्ट भाई एम्प्लॉय खुलियो और इंडेक्स खुलियो। अब वो बाय डिफॉल्ट ही एम्प्लॉय को खोलेगा। ये देखो खुल गया। अब क्रिएट न्यू करने जा रहे हैं। आ गया अपना व्यू, कौन सा वाला आया पहली बार में, गेट वाला। क्यों, क्योंकि पहली बार में खाली स्क्रीन लेके आनी होती है, कोई डाटा नहीं था। खुल गया, 4 डाल दिया, श्रीकांत डाल दिया, कुछ सैलरी डाल दी, दिल्ली डाल दिया। क्रिएट करने गए, दूसरा वाला आ गया, F10 किया, अपना मेथड कॉल होगा, कॉल हुआ। इंप्लॉइज में कितने डाटा पड़ा हुआ है, 3 डाटा पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ है नहीं पड़ा हुआ? कैसे पड़ा हुआ है, क्योंकि भाई आपने तो ऑब्जेक्ट बनाते हुए 3 डाटा डाला था, तो वही 3 डाटा पड़ा हुआ है। F10 करेंगे, कितने डाटा आ गए, एम्प्लॉय में चेक करोगे 4 हो गए, 4 डाटा हो गया। दोबारा से F10 यहाँ पे। अब ये रिडायरेक्ट कर देगा इंडेक्स पे, इंडेक्स पे रिडायरेक्ट करेगा और इंडेक्स में हमें 4 डाटा दिख जाएगा। इंडेक्स पे क्यों रिडायरेक्ट कर रहा है, क्योंकि भाई इंडेक्स का ही वो रिडायरेक्ट टू इंडेक्स मतलब इस मेथड पे ले आएगा। अब इस पे क्यों ले आएगा, क्योंकि यही वो मेथड है जो सारे एम्प्लॉय की लिस्ट को दिखाता है, तो इसीलिए रिडायरेक्ट टू एक्शन इंडेक्स वाले पे कर रहा है।
क्या बात समझ में आ रही है? कि क्रिएट करने के बाद रिडायरेक्ट कर दे रहा है इंडेक्स वाले मेथड पे, और इंडेक्स वाला मेथड क्या करता है, सारी लिस्ट को उठाता है और उसे पास कर देता है व्यू में, और वो व्यू हमें शो हो जाता है। क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है। तो अब मैं कंटिन्यू करूंगा तो 4 डाटा हमें दिख जाएगा। दिख गए श्रीकांत की एंट्री? नहीं, वैभव आप रिफ्रेश बताओ, करना दिख पड़ेगा। रही है? नहीं दिख नहीं रही दिख है रही, सर। राइट? नहीं दिख रही, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। अब क्या गड़बड़ है? अब गड़बड़ ये है कि जो ये रीडायरेक्ट टू एक्शन है ना, ये गड़बड़ मामला है। गड़बड़ मामला मतलब जो भी वेब एप्लीकेशन होती है, मैंने आपको बताया था कि जो भी वेब एप्लीकेशन होंगी वो HTTP प्रोटोकॉल पे चलती है। अब HTTP प्रोटोकॉल बहुत अच्छा चीज है कि वो एक बना देता है कि कैसे रिक्वेस्ट जाएगी, कैसे आएगी। तो बेसिकली जब हम पहली बार कॉल कर रहे हैं इंडेक्स मेथड, तो वो भी HTTP पे कॉल हो रहा है। जब क्रिएट वाला कॉल कर रहे हैं वो भी HTTP पे चल रहा है। जब ये वाला कर रहे हैं तो ये भी HTTP पे चल रहा है। लेकिन HTTP के साथ एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि ये भुलक्कड़ आदमी है HTTP। ये एक रिक्वेस्ट भेजेगा एंड देन फॉरगेट एवरीथिंग। एक रिक्वेस्ट इसने भेजी, आपको डाटा रिटर्न किया, उसके बाद भूल जाता है। दूसरी रिक्वेस्ट में अगर आप चाहोगे कि वही डाटा आपके पास दोबारा आ जाए तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या हो रहा है, यहां पे आपने एक रिक्वेस्ट भेजी, HTTP पोस्ट में एक रिक्वेस्ट भेजी, उसने क्रिएट एम्प्लॉय कर दिया 4 डाटा हो गए थे। मैंने आपको दिखाया था लिस्ट में, दिखाया था नहीं दिखाया था कि 4 डाटा हो गए थे? डीबग करके, हाँ। हाँ, डिबग करके दिखाया था। तो यहां तक तो सही था, लेकिन क्योंकि HTTP भुलक्कड़ आदमी है, और रीडायरेक्ट टू एक्शन का मतलब है कि वो दोबारा से एक HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा। किसके लिए? इस मेथड के लिए। इस मेथड के लिए दोबारा से HTTP रिक्वेस्ट भेजता है वो। तो दोबारा से HTTP रिक्वेस्ट भेजने का मतलब दोबारा से कंट्रोलर कॉल हो जाएगा, सब कुछ पुराना भूल जाएगा। दोबारा से इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, दोबारा से कंट्रोलर कॉल होगा। अब दोबारा से कंट्रोलर कॉल हुआ तो क्या हुआ, दोबारा से इंप्लॉय रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट बना। अब दोबारा से इंप्लॉय रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट बना तो क्या हुआ होगा, दोबारा से देखो नई लिस्ट बन गई होगी। नई लिस्ट बनी होगी तो क्या हुआ होगा, नए बार 3 बार डाटा डाला होगा। तो ये जो चौथा वाला हमने डाला था वो तो पुरानी रिक्वेस्ट थी ना, तो उसको तो भूल गया। जैसे ही हमने रिडायरेक्ट टू एक्शन किया, उसने दोबारा से, अभी दिखाऊंगा, प्रूफ भी करूंगा जो मैं बोल रहा हूं, अभी बस समझो। इसने दोबारा से एक रिक्वेस्ट भेजी, तो दोबारा से रिक्वेस्ट भेजने का मतलब है पुराना सब भूल जाता है। दोबारा से कंट्रोलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो इसने कॉल किया एम्प्लॉय रिपोजिटरी का कंस्ट्रक्टर। इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो इसका लिस्ट को नई लिस्ट बन मिली। उस लिस्ट के अंदर इसने 3 डाटा डाल दिया। अब 3 डाटा डाल दिया तो ये चौथा वाला तो गायब हो गया, क्योंकि क्रिएट एम्प्लॉय तो कॉल किया नहीं हमने। अब 3 डाटा डाल दिया, उसके बाद दोबारा से इसने रिटर्न कर दिया है डाटा इंडेक्स वाले मेथड पे, रिटर्न कर दिया और इस लिस्ट को भेज दिया। तो क्योंकि दोबारा से कॉल हुई तो इसके पास 3 ही डाटा मिला, 4 डाटा नहीं मिला। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? और ये साइकिल चलती जाएगी। करेक्ट, क्योंकि ये भुलक्कड़ है HTTP। ये एक कॉल में एक ही डाटा ला देता है आपको, उसके बाद भूल जाता है। एक्चुअली ये अच्छी चीज भी है, क्योंकि ये सिक्योर है। क्योंकि भाई हम लोग तो शरीफ आदमी हैं, अच्छा अपना खा कमा रहे हैं, लेकिन दुनिया में बहुत हैकर बैठे हुए हैं। तो अगर एक HTTP रिक्वेस्ट भूले ना और वही चीज लेके बार बार जाए ना, तो बीच में जहां पे भी हैकर कहीं डाटा हैक करेंगे तो आपका सारा डाटा हैक हो जाएगा। अभी क्या होगा, मैक्सिमम आपकी एक रिक्वेस्ट हिंडर होगी, उसको आप सेव कर सकते हो। पर अगर पूरा ही डाटा लेके जाएगा, जितनी बार भी रिक्वेस्ट आई है, तो वो हैक हो सकता है। इसीलिए उन्होंने ऐसे बनाया है कि जितनी रिक्वेस्ट जाएगी उतनी बार नया ऑब्जेक्ट बनेगा, सब कुछ नया होगा, मैं भूल जाऊंगा सब कुछ। तो ये एक रिक्वेस्ट हुई थी जब क्रिएट कॉल हुआ था। अब जब इसने रिडायरेक्ट किया इंडेक्स पे तो एक दूसरी रिक्वेस्ट गई और वो पहले वाली को भूल गया। अब इस चीज को प्रूव करके देखते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ सच भी बोल रहा हूँ या खाली बोलने के लिए बोल रहा हूँ।
अगर ये कॉल हुआ 2 बार तो मतलब दोबारा रिक्वेस्ट भेज रहा है। देखो पहली बार तो कॉल हो गया, इसका ऑब्जेक्ट, इसके अंदर क्या हुआ, एम्प्लॉय कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट पहली बार कॉल हो गया। देखो जैसे ही रन किया पहली बार कॉल हो गया, उसने क्या किया होगा, एम्प्लॉय रिपोजिटरी को कॉल किया। अभी तो कुछ नहीं किया, अभी तो एम्प्लॉय रिपोजिटरी को खाली ऑब्जेक्ट बनाया है। तो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त कंस्ट्रक्टर में 3 डाटा ऑलरेडी पड़ चुका होगा इसके अंदर। अब F10 करते हैं। अब इंडेक्स वाला मेथड आया। अच्छा, अपने आप से कैसे कॉल कर दिया इसने, क्योंकि भाई आपने तो बोला था बाय डिफॉल्ट एम्प्लॉय वाले को कॉल कर दियो, बोला था, यहाँ पे लिखा है नहीं लिखा, क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा है इसलिए इसने अपने आप पहले सबसे पहले ऑटोमेटिकली कॉल कर दिया। अब इंडेक्स पे गया, इंडेक्स पे उसमें ऑलरेडी ऑब्जेक्ट बन के 3 डाटा आ गया होगा क्योंकि कंस्ट्रक्टर में लिखा हुआ है। तो F10 करेंगे, F11 क्या कर रहा है, खाली जो एम्प्लॉय में डाटा पड़ा है उसे रिटर्न कर रहा है। कितना पड़ा होगा, 3 ही पड़ा होगा, जाहिर सी बात है क्योंकि हमने 3 ही डाला है कंस्ट्रक्टर में। अब इसने क्या किया, रिटर्न कर दिया लिस्ट। तो लिस्ट हमारे सामने आ गई। अब क्रिएट करने जा रहे हैं। दोबारा से देखो, क्रिएट में जितनी रिक्वेस्ट जाएगी उतनी बार कंट्रोल कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। दोबारा से कॉल हुआ भाई, दोबारा से ऑब्जेक्ट बना होगा नया, दोबारा से 3 वैल्यू असाइन हो गई होगी। अब दोबारा से क्रिएट वाली कॉल हुई, ये तो कुछ नहीं करेगा, ये तो सिंपल रिटर्न व्यू कर देगा। अब क्या करेंगे हम, 4 श्रीकांत कुछ डाल दो, और डेली क्रिएट करेंगे। दोबारा से हर बार कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, मतलब वो भूल जा रहा है कि मेरा ऑब्जेक्ट बनाया था, ये सब किया था मैंने। हर बार कॉल हो रहा है। F10, अब देखो ये हुआ, अब गया, ये सब वैल्यू सेट कर रहा है उसकी, कर दी इसने, कलेक्शन में सारी वैल्यू सेट कर दी। ये देखो चारों वैल्यू सेट कर दी। हम जाएंगे F11 करेंगे, ऐड कर देगा एम्प्लॉय। इस समय एम्प्लॉय 4 हो चुका है, क्योंकि भाई जब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था 3 था, एक हमने ऐड कर दिया, अब 4 हो चुका है। 4 हो गए 0 से लेके 3 तक। लेकिन जब यहां पे गए तो इसने दोबारा एक रिक्वेस्ट भेज दी, तो वो फिर भुलक्कड़ आदमी फिर भूल गया। फिर इसने क्या किया, फिर से एक ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर वो पुराना वाला डाटा गायब हो गया, फिर से 3 ही डाटा बचा। और इस बार लिस्ट निकाली तो इस बार भी लिस्ट में 3 ही मिला, क्योंकि भाई पुराना वाला तो पुराने वाले ऑब्जेक्ट में डाला था ना। हर बार जब हर ऑब्जेक्ट अपना अलग मेमोरी लेता है ना, तो पुराना वाला पुराने ऑब्जेक्ट में डाला था, ये वाले में इस वाले ऑब्जेक्ट में डालेंगे। इस वाले ऑब्जेक्ट में डाटा गया, उसे 3 ही मिला, 3 ही रिटर्न किया, और 3 ही डाटा दिख रहा है हमें। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? हाँ समझ में आ रही है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ये सॉल्यूशन आप लोग बताओगे। क्या चीज करें हम ऐसी कि भाई बार बार कंस्ट्रक्टर कॉल ना हो, कितनी बार भी याला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए हमें लेना देना नहीं है, लेकिन जो एम्प्लॉय रिपोजिटरी वाला कंस्ट्रक्टर है वो सिर्फ एक बार कॉल हो। कौन सा कंस्ट्रक्टर है जो सिर्फ एक बार कॉल होता है, बोलो स्टैटिक। बोलो। जाहिर सी बात है, स्टैटिक स्टैटिक ही कंस्ट्रक्टर है, तो हमें ये बनाना पड़ेगा स्टैटिक। अब स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को एक ही बार कॉल होगा, तो भाई स्टैटिक के अंदर आपको पता है सिर्फ स्टैटिक ही रहता है डाटा, नॉन स्टैटिक डाटा नहीं बना सकते। तो इस एम्प्लॉय को भी क्या करना पड़ेगा, हमें स्टैटिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्टैटिक के अंदर स्टैटिक ही रहता है ना। अब आपका काम सेट है। अब भाई कितनी बार भी वो कॉल हो जाए, एम्प्लॉय कंट्रोलर हमें लेना देना नहीं है। हमारे ऑब्जेक्ट में तो एक ही बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, एक ही बार स्टैटिक को मेमोरी मिलेगी, तो एक ही बार ये ऑब्जेक्ट बनेगा। अब हमारा काम चंगा है। चंगा है नहीं है, बोलो। एक बार ओपन करके देखो, हाँ चंगा है, अब वेट करो। सही है, चंगा है। क्यों कि भाई जब हम कंसेप्ट देख रहे हैं, कंसेप्ट के हिसाब से तो सही है। हो सकता है कुछ गलत हो, लेकिन कंसेप्ट के हिसाब से सही है, क्योंकि स्टैटिक को जिंदगी में एक बार मेमोरी मिलती है। जब तक आपकी एप्लीकेशन रन रहेगी तब तक उसे सिर्फ एक बार मेमोरी मिलेगी, जब पहला कंस्ट्रक्टर बनेगा तब। अब चलाते हैं, अब बिल्कुल मस्त है। सिर्फ यही करना था हमें। तो अब आपको पता चल रहा है ना एप्लीकेशन क्या होती है, कि स्टैटिक कब यूज करना है, नॉन स्टैटिक कब करना है। जब कोई ऐसी चीज आपको चाहिए कि जिसको जिंदगी में सिर्फ एक बार मेमोरी मिले,
तो वहां पे स्टैटिक, जैसे इस सिनेरियो में नॉन स्टैटिक के साथ दिक्कत आ रही थी, स्टैटिक के साथ कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो ये कॉल हुआ, यहां पे भी लगा देता हूं, ये कॉल हुआ, इसने ऑब्जेक्ट बनाया तो भाई ये वाला भी कॉल हुआ। पहली बार तो होता ही ना, एक बार तो हो गई। अब इंडेक्स आया, इंडेक्स हो गया। अब क्रिएट नहीं करूंगा, ये कॉल होगा, लेकिन देखो यहां पे भी लगा रखा है डिबगर, पर ये नहीं होगा। ये कॉल हुआ, F11 किया, डिबगर वाला नहीं हुआ, सीधा क्रिएट पे आ गया। तो मतलब अब स्टैटिक वाला काम करेगा और हमारा सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इससे। कितनी बार भी कॉल हो जाए, कंटिन्यू कर देता हूं, वो कॉल होगा ही नहीं। इसमें डाटा वाटा आ गया, क्रिएट करेंगे। अब कितनी बार भी रिडायरेक्ट टू डायरेक्ट होता रहे, मेमोरी एक ही बार मिलेगी और चौथा डाटा हमारा सेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है। ठीक है, अब पढ़ते हैं डिटेल्स वाला। डिटेल्स क्या करना है कि भाई इस पे क्लिक करूं तो अभी तो फिर से ऑब्जेक्ट कॉल करेगा, ये फिर डिटेल वाला मेथड कॉल करेगा। अभी इसे व्यू नहीं मिलेगा तो एरर दे देगा। लेकिन डिटेल्स क्या करता है कि उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की डिटेल को अलग से प्रिंट कर देता है एक पेज पे। मतलब ये रिकॉर्ड इस डिटेल को अलग से प्रिंट कर देगा। यहां पे क्लिक करूंगा तो इस डिटेल को अलग से प्रिंट कर देगा। चलो डिटेल का करके देखते हैं, बड़ा सिंपल है, डिटेल का स्ट्रेट फॉरवर्ड है। डिटेल के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, कहां गया, ये रहा डिटेल। अभी तो कोई व्यू है ही नहीं, पर डिटेल में हमें क्या चाहिए, ये तो क्रिएट है, सॉरी, ये इसे खोल देते हैं। डिटेल में हमें आईडी चाहिए कि भाई तभी तो पता चलेगा ना कौन से, बहुत सारे रिकॉर्ड है, 4 5, कैसे पता चलेगा किसके आगे वाला क्लिक हुआ है। तो जिसके आगे वाला क्लिक होगा उसकी आईडी यहाँ पे बाइंड करा देंगे हम। और यहाँ पे क्या करेंगे, वेयर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के अंदर कौन सा वाला मेथड कॉल करेंगे इसमें, तुम ही बताओ, कौन सा वाला मेथड कॉल करेंगे कि एक एम्प्लॉय की डिटेल आ जाए इनमें से। गेट एम्प्लॉय डिटेल बाय आईडी। करेक्ट, ये वाला कॉल करेंगे क्योंकि ये एक एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए ना हमें, तो ये वाला कॉल कर देंगे। अब तुम लोगों को समझ में आ रहा है, मतलब अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो तुम लोग। आईडी से कॉल कर दिया हमने और यहाँ पे भाई इसी एम्प्लॉय को पास कर दिया, अब वो उसकी डिटेल दे देगा। लेकिन इस आईडी को बाइंड करना है, उसके लिए भी एक खेल है, भी दिखाऊंगा। अच्छा, ये डिटेल कौन से पेज पे था, जो डिटेल बटन था वो कौन से पेज पे था, इंडेक्स पे या क्रिएट पे? इंडेक्स पे था ना, लिस्ट वाले पे। ये देखो डिटेल वाला बटन था जिसपे हम क्लिक करके वैल्यू ला रहे थे। अब यहां पे आईडी की, जब मैं उस डिटेल पे क्लिक करूं तो आईडी बाइंड हो जाए, उसके लिए इस कोड को अनकमेंट करना पड़ेगा। क्यों, इसने कमेंट करके क्यों बनाया एमवीसी ने हमारे लिए? क्योंकि वो कहता है भाई प्राइमरी की को बाइंड करो। उसे क्या पता कि हमारी प्राइमरी की कौन सी है, मतलब आईडी है प्राइमरी की का मतलब क्यों, हम सिर्फ आईडी, ओके अभी समझाता हूं, थोड़ा हो सकता है कंफ्यूजन है, अभी समझ में आएगा। हम जो बाइंड है ना, वो सिर्फ एम्प्लॉय आईडी के बेस पे कर सकते हैं, नेम पे क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई एक कंपनी में सैलजा नाम की 2 लड़की भी तो हो सकती हैं, या फिर अभिनव नाम का 2 लड़का भी तो हो सकता है। तो अगर मैं डिटेल में अभिनव नेम पास कर दूंगा और कोड लिखूंगा गेट एम्प्लॉय बाय नेम, तो 2 अभिनव का डाटा आ जाएगा। तो ओनली आईडी का डाटा ही पास कराना है मुझे, इसीलिए मैं आईडी बाइंड कराना चाहता हूं। अब आईडी का कोड इसने अभी कमेंट कर रखा है, क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं है कि मेरे में प्राइमरी की का नाम क्या है। जब मैंने व्यू बनाया था तो उसे पता नहीं था कि प्राइमरी की का नाम इंप्लॉय आईडी है, स्टूडेंट आईडी है, क्या है। तो ये कमेंट कर देता है। तो आप अपना, आपको तो पता है ना, तो अब आप लिख दोगे आईडी, यहां पे लिख दोगे, तो अब वो डिटेल में आईडी को भी बाइंड कर देगा। दिखाता हूं, बाकी सब डिबगर हटा देते हैं, खाली डिटेल पे लगा देते हैं।
अगर वो मैंने नहीं हटाया होता तो आईडी बाइंड ना होती, अभी बाइंड होगी। लेकिन कहाँ गया हमारा, ये रहा। मान लो सेकंड वाले को करते हैं, डिटेल्स आईडी देखो 2 बाइंड हो गई। अब बाइंड हो गई तब तो अब तो सिंपल है, अब रन कर दूंगा तो उसका डाटा आ जाएगा। अभी तो एरर है क्योंकि भाई व्यू तो बनाओ, हमने व्यू तो बनाया नहीं, खाली बाइंड करा दिया। तो व्यू बनाने के लिए वही काम करना है, ऐड व्यू, रेजर व्यू, ऐड डिटेल्स। मॉडल क्या है हमारा, कौन सा वाला है, डिटेल्स वाला बना रहे हैं हम। मॉडल क्लास कौन सी है हमारी, एम्प्लॉई है, ऐड कर दो। समझ में आ रही है ये चीजें, नहीं आ रही? आ रही है। वैभव आपको? आ रही है डिटेल्स सर। पे, ठीक है, डिटेल्स पे क्लिक किया तो देखो आईडी 2 आ गई। अभी 2 वाला डाटा लेके आएगा। कैसे लेके आएगा भाई, देखते हैं। आपने तो कल लास्ट क्लास में कोड लिखा था कि पहला एम्प्लॉय ले आओ जिसकी आईडी मैच कर रही है 2 से। तो वो गया लिस्ट में से पहला एम्प्लॉय ले आया। क्या एम्प्लॉय, गाजियाबाद 2 अभिनव वाला एम्प्लॉय ले आया। उसने रिटर्न कर दिया एम्प्लॉय। अब ये व्यू में उस एम्प्लॉय की डिटेल डाल के रिटर्न कर देगा। ये देखो आ गया भाई डिटेल इसकी। तो डिटेल वाला कोड भी हमारा पूरा हो गया। बैक टू लिस्ट कर देंगे, अब लिस्ट में आ जाएंगे। अब बचा है एडिट और डिलीट। मैं चाहता हूं एडिट होगा क्रिएट के जैसा, और डिलीट होगा, डिलीट भी क्रिएट के जैसा ही है। तो अब एक बार आप ये लोग अपने आप से ट्राई करना। सेम चीज है, कोई नई चीज नहीं है इसमें। अगर आप नहीं कर पाओगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा, बट इस क्लास में एक बार आप अपने आप से एडिट और डिलीट का ट्राई करना। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? हो देखो जाएगा। जैसे क्रिएट में पहले एड वो था, इसमें भी एडिट का दिखा देता हूं। एडिट में भी पहले ये है, लेकिन एडिट में आईडी के हिसाब से है। क्यों भाई? क्योंकि किसको एडिट कर रहे हो पता होना चाहिए ना। तो एडिट जो है, क्रिएट पे तो सीधा रिटर्न व्यू करा दिया था। एडिट में पहले एम्प्लॉय आई को निकालना पड़ेगा बेस्ड ऑन आईडी, उसके बाद उस एम्प्लॉय को व्यू में भेजना पड़ेगा, फिर आएगा वो रिकॉर्ड। और यहां पे तो सिंपल है, आप कलेक्शन की जगह एम्प्लॉय लिखोगे और कलेक्शन को पास कर दोगे, और आपने जो मेथड बना रखा है एम्प्लॉय रिपोजिटरी में अपडेट वाला, उसे कॉल करा दोगे, इस वाले को। समझ में आ रही है नहीं आ रही? थोड़ा मोटा मोटा बता रहा हूं मैं। ऐसे ही डिलीट में यहां पे आईडी दे के वो पास करा दोगे आईडी, तो डिलीट खुल जाएगा। और बाद में एक पेज खुलेगा, पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। आप बोलोगे यस, यहां पे जाके आप सीधा क्या कर दोगे, एम्प्लॉय रिपोजिटरी वाला डिलीट मेथड कॉल कर दोगे। कहां है हमारा डिलीट मेथड, ये रहा। बना लोगे या नहीं बना पाओगे, कैसा लग रहा है, बना पाओगे या नहीं? ट्राई करेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो चलो आज ये प्रैक्टिस करो। शैलजा आपका वो सॉल्व हुआ है नहीं हुआ? यस सर, अनम्यूट अभी होकर बोलो शैलजा। अभी हो गया है सर। क्या हो गया? हो गया है सर, सॉल्व अच्छा करने सॉल्व में। हो गया ना।